सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम सब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय पार्ट 1 के विषय में अध्ययन करेंगे। पद परिचय मतलब पद का परिचय। पद हमारा बनता है शब्द से और शब्द बनता है वर्ण से, अर्थात ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं वर्ण, और दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम कहते हैं शब्द। और जब यही शब्द हम सार्थक शब्दों के साथ वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमारे यही शब्द बन जाते हैं पद। उदाहरण के लिए जैसे रा वर्ण है, ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, रा वर्ण है। और दो या दो से अधिक वर्णों के समूह, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। राम में हमने बड़ा आ धन मा मिलाया तो बन गया राम, और इस तरह से राम हमारा क्या बन गया शब्द। जब हम इसी राम शब्द को सार्थक शब्दों के साथ जब हम मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा बन जाता है यह राम शब्द पद। जैसे राम विद्यालय जाता है, तो इस तरह से राम भी पद है, विद्यालय भी पद है और जाना भी पद है। तो जब हम शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के समूह के साथ करते हैं तो वह शब्द हमारा पद बन जाता है। या और सरल शब्दों में, जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करते हैं तो हमारा जो शब्द है वह शब्द हमारा पद बन जाता है। और इसी पद का जब हम व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देते हैं तो इसी पद का परिचय देना ही पद परिचय बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे राम शब्द है, तो राम शब्द है क्या? राम शब्द सबसे पहले तो पुल्लिंग है, फिर एक वचन है, फिर कर्ता कारक है, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से हमने जो राम शब्द का ये व्याकरणिक रूप से परिचय बताया, यही परिचय बताना ही पद परिचय कहलाता है। अब जो यह पद परिचय है, यह पद परिचय कई प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका यह पद परिचय है, पद परिचय में हमें जिन बातों का ध्यान रखना है उसमें सबसे पहले तो हमारा वर्ण है। अब ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। फिर वर्णों का जो एक सार्थक समूह है वह शब्द कहलाता है, और जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह पद कहलाता है। और उसी पद का जब हम व्याकरणिक रूप से परिचय देते हैं तो वह हमारा पद परिचय कहलाता है। तो जो यह पद परिचय है, यह पद परिचय हम देते समय हमें सबसे पहले पद के भेद के विषय में जानना होगा कि यह जो पद है यह किस भेद का है, व्याकरण की किसका संज्ञा है, कि सर्वनाम है, कि विशेषण है, कि क्रिया विशेषण है, कि समुच्चय बोधक है, कि संबंध बोधक है। सबसे पहले हमें भेद के विषय में इसके जानना है। फिर इसमें कौन सा लिंग है, फिर इसमें वचन क्या है, यह कौन सा कारक है, इसका क्रिया के साथ क्या संबंध है। इन सारे विषयों पर अध्ययन करने के बाद जो हम पद का परिचय देते हैं वही पद परिचय होता है। तो पद का परिचय व्याकरणिक दृष्टि से देने के लिए हमें इन सारी चीजों के विषय में बताना पड़ता है। पद परिचय के समय हमें ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या रखनी चाहिए आप? सबसे पहले यदि हम संज्ञा शब्द का परिचय दे रहे हैं तो हमें संज्ञा का परिचय देना पड़ेगा। संज्ञा का परिचय देने के बाद फिर हमें उसका लिंग, वचन और क्रिया से उसका क्या संबंध है, इसके विषय में भी हमें वर्णन करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारा पद परिचय
का पूर्ण परिचय होगा। यानी जैसे जो पद है वह दो प्रकार का होता है, एक विकारी होता है और एक अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। तो यदि हमें संज्ञा शब्द का पद परिचय करना है तो संज्ञा के भेद बताना है कि यह संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है, अथवा जातिवाचक के जो दो भेद हैं द्रव्यवाचक, समूहवाचक, उनमें से है। सबसे पहले हम ये बताएंगे, उसके बाद फिर हम उसका लिंग बताएंगे, फिर वचन बताएंगे, फिर कारक बताएंगे, फिर क्रिया बताएंगे, तब जाकर के हमारा संज्ञा पद का पद परिचय पूर्ण होगा। इसी तरह से यदि हम सर्वनाम शब्द को लेते हैं तो सबसे पहले हम सर्वनाम शब्द का भेद बताएंगे, किसमें कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक है कि निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है, कि संबंधवाचक है कि प्रश्नवाचक है कि निजवाचक है। उसके बाद फिर हम उसका पुरुष बताएंगे कि प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है। फिर हम लिंग बताएंगे, फिर वचन बताएंगे, फिर क्रिया, फिर उसका क्रिया से क्या संबंध है, फिर कारक बताएंगे। इसी तरह से विशेषण शब्द का पद परिचय जब हम बताएंगे तो सबसे पहले हम विशेषण पद का परिचय बताते समय यह बताएंगे कि यह गुणवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक विशेषण है कि सावनामक विशेषण है। फिर उसके बाद हम उसका लिंग, वचन बताएंगे। इसी तरह से क्रिया का परिचय देते समय हम क्रिया के भेदों के विषय में बताएंगे कि यह सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है कि पूर्वकालिक क्रिया है। फिर उसका लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, कर्ता से क्या संबंध है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद क्रिया विशेषण का जब हम भेद बताएंगे तो ये क्रिया विशेषण के भेद में यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है अथवा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है अथवा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसके विषय में हम उस पद का परिचय बताएंगे। फिर समुच्चय बोधक में कि समुच्चय बोधक का सबसे पहले भेद बताएंगे कि ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है या व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। फिर उसके बाद फिर हम उसके द्वारा जोड़े गए शब्दों या वाक्यों अंशों का उल्लेख करेंगे। इसके बाद फिर संबंध बोधक का पद परिचय देते समय हम संबंध बोधक के भेद तथा संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का उल्लेख जिनसे इनका संबंध बताया जा रहा है उसके विषय में उल्लेख किएंगे। विस्मयादि बोधक में पद का परिचय देते समय हमें उसके भेद तथा उसके द्वारा प्रकट किए जा रहे भाव का उल्लेख किया जाता है, ये बताएंगे। तो इस तरह से हमें ध्यान देने योग्य बातें पद परिचय में इतना रखना है कि हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक से संबंधित जो भी पद आएंगे उन पदों का परिचय देते समय इस तरह के निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान देना होगा। ये तो थी महत्वपूर्ण बातें पद परिचय से संबंधित। पद परिचय के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर पद परिचय का जो सबसे पहला भेद है वह है संज्ञा। तो हमें पद परिचय देने के लिए निश्चित रूप से यह जरूर पढ़ना है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, संबंध बोधक क्या है, समुच्चय बोधक क्या है और विस्मयादि बोधक क्या है। जब तक हम इनके विषय में अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम शब्दों पद का पद परिचय नहीं बता पाएंगे। अर्थात पदों का पद परिचय बताने के लिए इनके विषय में अध्ययन करना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहला जो भेद है वो है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इनमें से जो जातिवाचक संज्ञा है उसके दो भेद होते हैं,
द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि संज्ञा के भेद होते हैं 4, 5, 3, 6, तो आपका उत्तर होगा वहां पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर यह प्रश्न पूछता है कि जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं 3, 4, 5, 6, तो आपका उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा का जो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गंगा के तट पर भक्त आज भी आते हैं, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? गंगा और भक्त। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? गंगा। हिमालय भारत का गौरव है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? हिमालय और भारत दोनों। कंचनजंगा भारत की सीमा में है, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? कंचनजंगा और भारत। लाल किला दिल्ली में है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? लाल किला और दिल्ली। तो इस तरह से गंगा, हिमालय, भारत, कंचनजंगा, लाल किला और दिल्ली, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले हैं। ठीक इसी तरह जैसे गौरव पड़ता है, तो यहाँ पर गौरव क्या है? गौरव विशेष व्यक्ति है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या संपूर्ण स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ पर पुस्तक शब्द वह सभी पुस्तकों का बोध करा रही है, इसलिए पुस्तक शब्द यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। ठीक इसी तरह से आज का युवक कल का नेता है, तो युवक और नेता ये जाति का बोध करा रहे हैं, संपूर्ण जाति का। नारी की दशा से देश का दृष्टिकोण ज्ञात है, नारी और देश। राजा ने कवि का सम्मान किया, कवि और राजा। नगर और वाटिका को वानरों ने उजाड़ दिया, नगर, वाटिका और वानर। तो इस तरह से युवक, नेता, राजा, कवि, नारी, देश, नगर, वाटिका, वानर, ये सभी किसी एक जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी एक जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये क्या है? आपके जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा भेद है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा का भाव का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। यानी वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमें इस भाववाचक संज्ञा को पहचानने की सबसे आसान ट्रिक यह है कि भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसका हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, इन सारी चीज़ों का हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे शर्मिला, क्रोध, लालिमा, उत्साह, घृणा, इनका अनुभव तो हम करते हैं, लेकिन हम इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्लेटिनियम, दूध, चावल, घी, सोना, चांदी, चीनी। यानी वे शब्दांश जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं,
उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चावल, दूध, घी इत्यादि, सोना, चांदी इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा क्या है? वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पुलिस, भीड़, काफिला, परिवार, संसार, झुंड, सेना। ये सभी क्लास, ग्रुप, गट्ठर, ये सभी समूहवाचक संज्ञा हैं जो एक संपूर्ण समूह का बोध कराते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे कारखाना, सेवई, मुंबई इत्यादि। जो ये संज्ञा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कितने भेद होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गंगा, हिमालय, लाल किला, दिल्ली, कंचनजंगा इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे युवक, नेता, राजा, कवि, नारी, देश, नगर, वाटिका, वानर। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, घी, चावल, सोना, चांदी इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे झुंड, सेना, परिवार, संसार, भीड़ इत्यादि। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बचपन, शर्मीला, क्रोध, लालिमा, उत्साह, घृणा इत्यादि। भाववाचक संज्ञा को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, हम केवल इसका अनुभव कर सकते हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। जैसे क्रोध, शर्मीला, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पद परिचय पार्ट 1 के विषय में आज अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम लोग इसके विषय में आगे अध्ययन करेंगे पद परिचय पार्ट 2 में। तब तक के लिए कीजिए इंतजार। बस आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।